नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ हेल्थ के सारे दर्शकों को नमस्कार है। और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज डॉक्टर डे है और हमारे साथ हैं आयुर्वेद आचार्य और हमारे सबके बहुत ही पसंदीदा वैद्य और डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार त्यागी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज डॉक्टर्स डे की। और अच्छी बात यह है कि हमारा गुरुकुल ऑफ हेल्थ है जो वो 1.25 लाख दर्शकों का कुनबा हो गया है। बहुत बहुत अच्छी सुखद सूचना है। और आपके बनाए वीडियो, आपका दिया हुआ ज्ञान हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा कर रहा है। और ये आप इनडायरेक्टली लोगों की सेवा कर रहे हो, क्योंकि आपने कभी किसी वीडियो में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचे हैं। आप हमेशा जो सही होता है सही कहते हो, गलत होता है गलत कहते हो, इसलिए आपको दर्शकों का ज़्यादा प्यार मिलता है। जी जी। तो आज हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो लाइफ है, आप खुद को कैसे स्वस्थ रखते हैं, अपने थोड़े से इनको फ़ायदे बताइए कि आपने किस तरीके से खुद को अभी 70 साल की उम्र में आपने फिट और एक्टिव रखे हुए हो। देखिए, पहले तो हमारे जितने सम्मानित दर्शक हैं उन सबका आभार कि वो बहुत छोटी सी यात्रा से चले थे और बहुत दूर पहुंच गए हैं जी। 1.25 लाख लोग जुड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। और हमारा भरपूर प्रयास होता है कि हम बीमारी के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में जो हमारी चिंताएं हैं वो साझा करते रहें और उनको बताते रहें। और कोई प्रोडक्ट बेचना, ये करना, इसका कोई अर्थ रहा नहीं है। जहाँ तक मेरी यात्रा का विषय है, धर्मेंद्र जी, मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था और शायद कुछ भी बनने का कोई शौक़ नहीं था। हम उस दौर में आ रहे थे। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वो भी वैद्य थे इसलिए चाहते थे। हाँ, तो हमारे यहाँ पिताजी की इच्छा को आप उसके विरोध में जा नहीं सकते। तो जैसे तैसे मैं इस फील्ड में आ गया और मेरा एडमिशन हुआ BMS में 1977 में। और 1983 में मैंने पास आउट किया BMS, उसको आयुर्वेदाचार्य बोलते थे। तो उन दिनों भी और आज भी आयुर्वेद की अधिकतम पढ़ाई के लिए संस्कृत एक अनिवार्य विषय मानी जाती है। चूँकि हमारे यहाँ जो संगीता है, चरक संगीता, शुश्रुत संगीता, बाकवट, या जो और भी हैं, माधव निदान वगैरह, वो मूलतः संस्कृत भाषा में है। तो मैंने एक विषय के रूप में संस्कृत 1976 में, यानी रोहतक में एडमिशन लेने से पहले पढ़ ली थी। तो उसका मुझे लाभ मिला यहाँ। तो जब तक आप संहिताओं का बड़ा गहन अध्ययन नहीं करते तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती। और यहाँ जब मैं आया फर्स्ट ईयर में, तो एक सब विषय होता था पदार्थ विज्ञान। अब हम लोग, अब मैं BSc करके आ रहा था, पूरी वो वैज्ञानिक अलग किस्म का विज्ञान था जो हम पढ़ के आ रहे थे। और यहाँ जो आयुर्वेद था वो बिल्कुल ही अलग था सारा का सारा। तो हम पदार्थ विज्ञान की इंग्लिश ढूंढते रहते थे कि इसको किसी को बताएं कि हमारा विषय क्या पदार्थ विज्ञान। इसमें हमें शर्म महसूस होती थी। तो हमें पता चला कि जी इसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं। थोड़ा सा हमारा रुतबा बढ़ गया। तो उसके अंदर हमें पदार्थ, ऊर्जा और सारे जो अब दर्शन, षट दर्शन है भारतीय संस्कृति का, वो तमाम चीज़ें में पढ़ाई गई। और फिर उस कोर्स में करीब 6 साल का कोर्स था। वो सारी चीज़ें जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, ऐसा कोई विषय नहीं जो नहीं पढ़ाया जाता हो। टॉक्सिकोलॉजी है, साइकेट्री है, सब कुछ पढ़ाते, ENT वगैरह, और साथ में आयुर्वेद का भी। तो मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर किसी की रुचि वास्तव में है और उसको समझ है चीज़ों की, तो एक आयुर्वेदाचार्य एक प्लेन MBBS से तो बेहतर जानकारी रखता है, शरीर और सेहत के बारे में रखता है, क्योंकि उसे दोनों पहलू पता होते हैं। और आयुर्वेद में आके ही हमें ये पता चला कि जब पहला हमारा जो चैप्टर्स हमें पढ़ाए गए, तो उसमें था कि आयुर्वेद क्या है। अब क्या है आयुर्वेद? आयुष वेद है, ये आयु का वेद है। और आयु किसको कहा है कि जब बच्चा गर्भ धारण करती है माँ, तब से लेके मृत्यु पर्यंत हम उसको आयु में काउंट करते हैं। और इसका जो अध्ययन है वो आयुर्वेद है। अब सोचिए कितना विशाल अध्ययन होगा। और फिर कहते थे कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद जो है वो कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से निकला। ये तो माइथोलॉजिकल बातें हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाए कि इन नियमों का पालन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है। और अगर इनके पालन करते हुए भी आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं और उससे आप बीमार पड़ जाओ, तो वो एक अलग स्थिति है, रोगी होने की अलग स्थिति है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य ये बताया
कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। पूरी कम्युनिटी मेडिसिन इसमें आ जाती है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वो हमेशा स्वस्थ कैसे रहे, उसके स्वास्थ्य की रक्षा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम चे। और अगर वो किसी कारण से बीमार हो गया है, होना नहीं चाहिए, आयुर्वेद ये गारंटी देता है कि आप बीमार नहीं होगे अगर आप उसका अक्सर से पालन करोगे तो, और अगर हो जाओगे तो उसका इलाज करना। ये हेल्थ के इसके मतलब आयुर्वेद के 2 उद्देश्य बताए गए। तो आयुर्वेद का सारा फोकस ये है कि कोई भी व्यक्ति कैसे हमेशा स्वस्थ रहे। कितनी बड़ी बात है, बहुत क्या बीमारी ना पड़े। बीमारी वाला पार्ट जो है वो अलग का पार्ट है। तो इसलिए उसने आयुर्वेद में बहुत ही हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी विस्तार से चर्चा की है कि आपका जीवन कैसा हो, आपका आहार, आपका विहार, आपका विचार, और मैं एक चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, आपका व्यवहार। आज की डेट में कि अगर ये चारों साफ सुथरे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो आपके बीमार पड़ने की संभावना है कतई। आचार, आहार जो आप खा रहे हैं वो सारी चीज़ें, और विहार का मतलब होता है एम्बियंस, वो परिवेश जिसमें आप रह रहे हैं। ओके। और विचार आपकी जो प्रणाली है, जो आपका मन है वो कैसा है। और व्यवहार आपकी डीलिंग समाज के विभिन्न तबकों से। परिवार में आपकी डीलिंग मैटर करती। अगर आपके पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है तो आपकी सेहत खराब रहेगी। अगर माता पिता से संबंध ठीक नहीं है तो तब भी उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। भाई बहनों से नहीं है तब भी होगा। या विस्तारित परिवार में और लोगों से आपके संबंध ठीक नहीं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि सारा जोर दिया जा रहा है इस चीज़ पे कि संबंधों को सहेज के रखो। और इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, कब आपको क्रोध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब ईर्ष्या करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कितना ईर्ष्या तो खैर करनी ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी भी हो जाए, ईर्ष्या पॉजिटिव भी होती है। तो या प्रतिस्पर्धा के क्या नुकसान है। तो आहार, विहार, विचार, व्यवहार, ये चारों चीज़ें में एक संतुलन साध के और जो हमारे आचार्यों ने निर्देश दिए उनका पालन करते हुए आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज की जो डीलिंग वाला पार्ट है बड़ा परेशान, इससे जो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सारी आ रही है, ये डीलिंग वाला पार्ट दे रहा है। चूँकि हम लोगों से अपना तारतम्य नहीं बिठा पा रहे ठीक से, या हम उनसे वैचारिक रूप से असहमत होते हैं और उसकी अभिव्यक्ति हम किसी और रूप में करते हैं। तो आयुर्वेद मेरा कहने का आशय है कि इतने बड़ा विज्ञान है, इतनी बड़े जीवन दर्शन है कि अगर पहले तो हमें भी झिझक में, चूँकि बीएससी करके आ रहे थे और साइंस वाला टेम्परामेंट था, तो शुरुआती दौर में हमें भी थोड़ा अजीब सा लगता था, यार कहाँ बीएमएस में आगे संस्कृत पढ़ते हैं, अजीबोगरीब बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि 5000 वर्ष से वो चीज़ें चली आ रही। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसमें गए तो हमें पता चला कि जीवन का और सेहत का सच अगर कहीं है तो आयुर्वेद ही है। और मेरे लंबे टाइम तक ये चीज़ें, हम पूरी पीढ़ी इसी दौर से गुजरी है, हीनता के बोध से। एक बड़ा श्रेय मैं स्वामी रामदेव को देना चाहता हूँ यहाँ। उनकी बहुत सारी चीज़ों से हमारी असहमति है कि आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में उनका 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, चूँकि वो आयुर्वेद को सेंटर स्टेज पर ले आए। और आज उसी का नतीजा है कि भारत का मध्यम वर्ग या जो उच्च मध्यम वर्ग है उसमें आयुर्वेद की प्रतिष्ठा है। और उसी का कारण है कि हमारे पास आज 1.25 लाख सम्मानित हमारे दर्शक हैं, वो हमसे जुड़ के उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं। तो ये जो रुचि बढ़ रही है लोगों की आयुर्वेद में, ये इसके लिए कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव और उनका जो पूरा आंदोलन रहा है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब सवाल ये है कि अब हम क्या कर पा रहे हैं। हमारी लिमिटेशन हम दवाइयाँ नहीं बताते हैं। हमारा जो पहला वाला आयुर्वेद का पार्ट है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, उस पर सारा फोकस है। और ये तो आपकी कल्पना थी सारी की है, भोजन की हम जो बात कर रहे हैं, आहार वाला पार्ट, और क्या चीज़ें हमारे लिए मुफीद हैं, क्या हमारे लिए हानिकारक हैं, किस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, किस ऋतु को हमने चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी हमने इसमें मिक्स किया। तो सारी आपकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आपकी जो सुई है वो केवल आयुर्वेद पे नहीं टिकी, आपने मॉडर्न मेडिसिन को बराबर आप पढ़ते रहे हैं। हाँ। तो जो जानकारी आयुर्वेद में छूट गई है या शामिल नहीं हो पाई, चूँकि वो पुराना है, और नए जितने भी शोध हो रहे हैं, आप उन शोध को भी हमारे दर्शकों तक पहुँचा देते हैं। देखिए, डॉक्टर्स डे पे है आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और मैं अपने दर्शकों से बात साझा कर दूं कि कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं।
अगर मैं आयुर्वेदा मैंने पढ़ा है तो मैं ये कहने लगूं कि आप एलोपैथी से नफरत कर लीजिएगा, तो ये संभव नहीं है। अब जिसको हार्ट सर्जरी की जरूरत है तो वो है सिस्टम का, और ये विस्तार आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद का विस्तार है जी। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है आज की तारीख में भी, और पूरे वैश्विक स्तर पर उनको इस बात की मान्यता है। उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के महर्षि सुश्रुत ने जो दिए थे प्रकार, सैकड़ों प्रकार के यंत्र उन्होंने, वो सबसे पहले वहीं पे हैं, और भारत में ही सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा गणेश जी का सिर काट कर लगा दे, ये वाली बात नहीं है। एक अंग्रेज ने भी अपने उसमें लिखा है, वो मैसूर की रियासत की बात है, कि किसी ने उसकी नाक काट दी थी, तो एक कुम्हार ने वो नाक ट्रांसप्लांट की थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है, आप गूगल करके देख लें कि वो कौन अंग्रेज था जिसकी कटी हुई नाक को एक हमारे पोटर ने, कुम्हार ने जोड़ दिया था। और उन दिनों में नाई शल्य चिकित्सा कर देते थे। तो अब ये देखो ना, आयुर्वेद को आप ऐसे मान लो कि आपकी यात्रा बैलगाड़ी के माध्यम से हो रही है, लेकिन पहुंच तो आप वहां भी रहे हैं ना। आज आप वायुयान में घूम रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो वायुयान का आप सम्मान करें और बैलगाड़ी का अपमान करें या वाइस वर्सा करें, ये अच्छा नहीं है। वो भी आपको किसी मुकाम पर पहुंचा रहा था आयुर्वेद, आपकी सेहत को ठीक रख रहा था, स्वास्थ्य के आपको सारे दर्शन को समझा रहा था। और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इतने लंबे समय में बहुत प्रगति की है। अभी देखिए कि एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें सच में सच्चाई है कि आयुर्वेद बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो उस समय हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच ही अपनानी चाहिए कि उस अवस्था में हम एंटीबायोटिक्स ले लें, चूँकि और कोई चारा नहीं है। मान लिया आपका इन्फेक्शन दिमाग में चलेगा, मेनिंजाइटिस होगी, आपको दौरे पड़ने शुरू आ रहा हो, खत्म हो गया जीवन, आप क्या करोगे, क्या कर लोगे? तो ये प्रण बांध के आप बैठ जाइए संकल्प लेके कि मैंने तो छूनी ही नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस से हमें। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत जगह उपयोगी है, जैसा आपने बताया सर्जरीज में बड़ी कामयाब है। और आप ये देखो ना, जो पेंसिलिन रामबाण बन के आई थी, उसका 100 साल की हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही तो वो आई है सारी की सारी, और वहाँ लगातार केमिकल्स के जरिए वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नए नए एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम भी आ रही है दुनिया भर की। तो अगर आपने स्वस्थ रहना है और इस एलोपैथी के चक्कर में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ना, तो आप आयुर्वेद को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार कर लें और उसी तरह से आयुर्वेदिक जीवन जिए। उसमें सब कुछ बताया गया, आपने कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब पानी पीना, कब खाना खाना है। और जो बार बार हमने अपने कई बार कहा है वीडियोस में कि जो आयुर्वेद कहता है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ की जलवायु ही न सिर्फ आपके लिए काफ़ी है, बल्कि उस परिधि में जो कुछ पैदा हो रहा है वही आपके लिए सबसे उपयुक्त, सीजनल और रीजनल। तो आपकी जो जन्मभूमि के इर्द गिर्द 15 वीडियो बनाते बनाते आधा वैद तो मैं भी हो एरिया है, इसमें जो कुछ पैदा हो रहा है वो आप ही के लिए पैदा हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, एक जी बात करते करते हमने एक ड्रिंक तैयार किया और पिछले 6 महीनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा, 1 चम्मच चिया सीड्स और 4 अंजीर भिगो देते हैं उसको, और सुबह उसको मिक्स करके उसका एक ड्रिंक बनाते हैं सर। और यकीन मानिए उसने हमारे मतलब शरीर की काफ़ी मतलब चीज़ों को हील कर दिया है और बहुत ही अच्छा जीवन बनाया है। ऐसे ही 5 मुनक्के भीगे हुए, 4 अखरोट और 5 बादाम अब भोजन का मतलब एक सुबह का नियमित हिस्सा बन चुके हैं। और उसने शरीर की जो छोटी छोटी चीज, अब आप देखिए कि मैं जुकाम से बहुत पीड़ित होता था और अब मुझे शायद जुकाम हुए करीबन 1.5-2 साल हो चुका है, जुकाम ही नहीं हुआ, क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट इतने गए और शरीर इतना ठीक हुआ इन चीज़ों से। तो फूड इज और मेडिसिन सीरीज तो मैंने अपने जीवन में लागू करी और उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। अब आप भी देखिए कि हमें अपने जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं और जिनका हम जिक्र करते हैं, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि भागवत, इन तीनों ये स्तंभ हैं आयुर्वेद के। आप उनके ज्ञान की सीमा देखिए कि किसी भी भोज्य पदार्थ की, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके गुणों की वो चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि वायु पैदा करता तो वो आज भी कर रहा है। उसमें कौन सा दोष बढ़ाने की क्षमता है, पित्त बढ़ाता है, कब बढ़ाता है, वायु बढ़ाता है, किसको कम करता है, ये सारा ज्ञान कैसे पैदा हुआ।
और उसकी तासीर क्या है, वो क्या वीर्य है उसका, क्या उसका विपाक है। विपाक का मतलब होता है कि एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म होके उसका क्या प्रभाव शरीर पे पड़ता। इतना गहन अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। उस समय तो आज का विज्ञान तो नहीं था। और एक बार आपने मुझे या बताया था प्रयोगशाला में कि चीज़ें कर किसी रहे थे। आयुर्वेदाचार्य ने अपने शिष्यों को भेजा जंगल में हाँ कि जाओ ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी चीज खोज के लाओ जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। हाँ हाँ तो वो लोग जंगलों में खाक छान के वापस आ गए कि गुरुजी ऐसा कोई फल फ्रूट हाँ। पौधा नहीं मिला जिसकी मेडिसिनल हाँ, वैल्यू वो ना हो। महर्षि जीवक थे, उनको हाँ। आदेश दिया था उनको गुरु ने कि कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाओ जिसका औषधीय उपयोग ना हो, और वो निराश होकर लौटे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पृथ्वी, अब क्या आयुर्वेद क्या कहता है कि सारा जितनी भी दुनिया की पूरा अस्तित्व हमारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर बना पंच तत्वों में, और यही पंच तत्व सब जगह हैं। आपके खाने पीने की चीज़ों में भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, हमारे शरीर में भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी चीज़ें। आयुर्वेद ही मानता है कि जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है पांचों तत्वों का, तब आपको समस्याएं शुरू होती हैं, और उसका इलाज भी आपने पंच तत्वों से ही करना है। तो जब वो कोई अगर वैद्य उचित होगा, उसकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी, तो उनसे माध्यम से वो ठीक कर लेगा। दूसरे, आज इस महत्वपूर्ण दिन पे मैं एक और चीज़ बता दूं कि लोगों को बीमार पड़ने पे बहुत जल्दी बहुत होती है स्वस्थ होने की। हाँ, चाह तो अच्छी है, लेकिन इस चाहत को पूरा करते करते कई बार डॉक्टर पे इतना प्रेशर होता है कि वो आपके साथ अनर्थ कर बैठता है। देखिए, एक तरीका है, बीमारी आई है, आती जल्दी से है, जाती धीरे धीरे है। शरीर आने में भी टाइम लगता है जी उसको, हमें पता नहीं चलता बस उस टाइम का। तो शरीर का अपना एक व्याकरण है, अपनी उसकी एक समझ है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है शरीर। तो उसकी अपनी समझ में आप अपनी समझ मिक्स ना करें, ज़्यादा उसको परेशान ना करें। और बहुत तरीके ऐसे हैं, 60 से 70% बीमारियां अपने आप स्वतः ठीक हो जाती हैं। ये बड़े से बड़े डॉक्टर का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है। जितने वायरल इन्फेक्शन है वो 5-7 दिन में ठीक हो खुद ही जाते हैं। ठीक हो जाता अब उसमें आप इतना प्रेशर डाल देते हैं डॉक्टर पे कि वो अननेसेसरी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है, और अंततोगत्वा वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो आयुर्वेद ने में तो ये भी बताया धर्मेंद्र जी, बड़ी मज़े की बात है, बाग भट्ट ने लिखा अष्टांग संग्रह में कि जो 4 चीज़ें हैं इसमें, एक तो डॉक्टर, मरीज, उसका सहायक और औषधि। तो उसने एक उसमें लिखा है कि मरीज को अनिवार्य रूप से समृद्ध होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। मतलब रोगी का गुण बताया अमीर होना, चूंकि बीमारी एक अमीर आदमी ही उस समय में अफोर्ड करता होगा। जब राजा बीमार हुआ तो समझ में बात है, वो तो वैद्य घुटते थे, तो प्रजा के पास तो बीमार होने की सुविधा भी नहीं थी। तो रोगी का अमीर होना, और आज आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। आजकल सर लूट ज्यादा रहे हैं लोग ना। हाँ, वो इसीलिए ना, अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह है उसमें। दूसरा, हम प्रमाणिक नहीं है। यूट्यूब पे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिनका मेडिसिन की पढ़ाई जिन्होंने नहीं की, ना आयुर्वेद कुछ किया, और वो धड़ाधड़ लोगों को रेमेडी बेच रहे हैं, धड़ाधड़। मतलब देखिए, ये हर्बल के नाम पे जो धंधा चल रहा है ना, ये ना तो आयुर्वेद के लिए अच्छा, ना लोगों के लिए अच्छा है। आप जब भी मुझे कोई विषय बताते हैं तो मैं उसकी बाकायदा तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं होता, और बेशक उस समय पढ़ी हैं चीज़ें, लेकिन अब नए सिरे से उनको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है इसमें। तो हमारी ये हमेशा जिम्मेवारी होती है कि हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द वो आपके लिए, आप तो उसका अनुयायी बन जाते हैं, अनुगमन करते हैं उन चीज़ों का। तो हमारे कंधों पे ये जिम्मेवारी आ जाती है कि जो भी सूचना आप तक हम पहुँचाएँ वो प्रमाणिक हो, मौलिक हो, और वो आपके लिए लाभकारी हो। लास्ट में अपना वो फॉर्मूला भी बता दो जिससे आप फिट रहते हो। मेरे फिट रहने का ये, एक तो मैं व्यस्त रहता हूँ, और खाली नहीं बैठते, मस्त रहता हूँ, है ना, अपने आप को बिजी रखिए। आपका मैंने एक चीज़ और भी देखी है, आपको खाना बहुत संतुलित होता है। आपको जैसे 2 रोटी खानी है तो फिर आप 2 ही पे अटक जाते हो। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि चतुर्थांश जो है ना, उधर का हमें खाली छोड़ना। और मेरा क्या दिक्कत है, अगर खाना अच्छा बन रहा है और सामने वाला कोई आग्रह कर रहा है तो फिर 2 की जगह 4 भी हो जाएंगे। मैं धर्मेंद्र जी पिछले 30 वर्षों से मुझे याद नहीं मैंने कभी तीसरा फुल्का खाया, और फुल्के का साइज ऐसा होता है कि फूंक मारो छोटी रोटी आंटी की मैंने खाई है। तो मैं तीसरा फुल्का कभी नहीं खाता, और बहुत जल्दी मैं भोजन कर लेता हूँ। और ये जो नियम है खाने के बाद पानी पीने का, तो आधे पौने घंटे तक मैं पानी नहीं पीता, ना पहले पीता हूँ। और अगर मैं ही आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करूँगा
तो कैसे चीज़ें चलेंगी सारी। दूसरे कोई व्यसन मुझ में नहीं है, मैंने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी मदिरापान नहीं किया, कभी कोई मांसाहार नहीं किया, और चलते फिरते रहिए और मस्त शुद्ध रहिए। शाकाहारी। आनंद बहुत जरूरी फल जरूर खाते हैं आप दिन है। में? हाँ, है ना? फल खाता हूँ, सीजनल फल खाता रहता हूँ, और ये कि मस्त जरूर रहिएगा और व्यस्त रहिए। आप कोई भी काम नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, घर को साफ करना शुरू कर दो जब कुछ नहीं मिल रहा तो। कुछ ये जो काम लगे। बोर्डम है ना कि ये कुछ करने को नहीं, यार विशेषकर हम 60 के बाद लोग अपने आप खाली हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ रहा नहीं जीवन में, तो उनको ये मानना चाहिए कि अब एक नए सिरे से उनकी नई पारी की शुरुआत हो रही है। पिछले वाले जो अपने चीज़ को भूल जाएं सेवानिवृत्ति के बाद को, और एक नया जीवन शुरू करें। कुछ नहीं है, आप 150 पौधे लगा लीजिए अपने घरों में, और समाज सेवा के काम कर लीजिए। हाँ, हम उम्र लोगों से दोस्ती कीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, और बातचीत में एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द ना बांटें, खुशी की बातें करें, और लौट जाएं अपनी जवानी के टाइम में, अपने बचपन में। कहते हैं ना कि बुढ़ापा जो है वो युवावस्था और उसकी बचपन की पुनरावृत्ति है। तो और घरेलू जो आपके झगड़े हैं ना, उनमें आप हस्तक्षेप ना करें बिल्कुल। त्याग कर दें उन चीज़ों का, छोड़ दी जो कुछ उनके साथ हो रहा है। बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये इन जिम्मेवारियों से आपको मुक्त होना है। जो हमारे शास्त्र में कहा कि आप वानप्रस्थ में, ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि धीरे धीरे आपने सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है। आप मुक्त रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। अगर उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे, है ना, वेतन पेंशन और ये कहाँ प्रोविडेंट फंड कहाँ जा रहा है, बच्चों की छोड़िए, बच्चों को उनके हाल पे आपने बहुत कुछ दे दिया उनको, अपनी लड़ाई लड़ें वो जीवन की, और वो खुद भी ये चाहते हैं कि माता पिता का हस्तक्षेप ना हो जीवन में। तो वो जो चाह रहे हैं वो भी आपके बेहतरी के लिए है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से और पूरी मस्ती के साथ जिए। बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने कितनी बहुमूल्य बातें आज डॉक्टर डे पे हमें बताई हैं। एक बार फिर से इनको बहुत शुभकामनाएं, और सारे दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। गुरुकुल ऑफ हेल्थ बहुत ही मतलब एक ऐसा विचार था जो ऐसे ही शुरू हो गया, कोई इसकी प्लानिंग नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। और आपने मुझे विद्यार्थी बना दिया और आपने मुझे वैद्य बना दिया। अच्छी बात है। शुक्रिया दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है, आप कोई वैद्य जी से सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम समय निकाल के इनका और आपके उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।